नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे कि कंट्रोलर्स एज ए कंट्रोलर अकाउंटेंट का रोल क्या होता है, डेली काम क्या क्या होता है, कौन सा रिपोर्ट्स बनानी होती है और कैसे एक कंट्रोलर कंपनी का फाइनेंस को कंट्रोल करता है, इसके बारे में बात करते हैं। आपको पता है कि मेरा नाम सुजीत तिवारी है। मैं CMA परसुइंग MBA फाइनेंस BCom ये सब किया हूँ। मेरा 9 इयर्स का ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस इन फाइनेंस एंड अकाउंट की इंडस्ट्री में। ठीक है। ये हो या एक आप अगर CMA MBA फाइनेंस या BCom या MCom स्टूडेंट हो या अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के फील्ड में करियर बनाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है, बहुत यूजफुल है। आप ध्यान से सुने और वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर जाएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए मर्दा बात करते हैं। फ्रेंड्स, जो मेरा काम होता है, सबसे पहले जो कॉस्ट को कंट्रोल करना। अब कॉस्ट को कंट्रोल कैसे किया जाता है, तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एक्रूअल अक्रूवल डालते हैं। एक्रूवल आप लोग को समझ नहीं आया होगा तो मैं दूसरा वीडियो मेरे चैनल पे है, नहीं तो मैं फिर बनाऊंगा, तो देखिएगा। अक्रूवल सबसे पहले जो डाला जाता है मंथ एंड में, उससे पहले इंश्योर किया जाता है कि सारा GRN, सारी जो इनवॉइस जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उस मंथ में अकाउंट कर लिया जाए, जो कि अभी तक अकाउंट नहीं हुआ। काउंट करने का मतलब है कि सिस्टम उसको चढ़ा दिया जाए। जितना इनवॉइस और GRN हो चुका, चढ़ गया सिस्टम में, उसको हम नहीं रखेंगे अपने अक्रूवल्स में। जो बच जाएगा उसका अक्रूवल्स प्रोविजन हम सारे डिपार्टमेंट, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट जैसे प्रोक्योरमेंट, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, सबका अपना अपना खर्चा रहता है। ऑपरेटिंग, ऑपरेशन, सब डिपार्टमेंट अपना अपना भेजेगा। फैक्ट्री वाला अपना फ्रेट्स काम भेजेगा, सबका अपना एक्रूवल्स आएगा। उस एक्रूवल का एंट्री हम डालेंगे। तो उस एक्रूवल का एंट्री डालते समय हम क्या करते हैं कि जो भी एक्सपेंस होता है उसको डेबिट कर देते हैं और एक्रूवल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो इससे फ्रेंड्स होता क्या है कि जब हम इस तरीके से कर देते हैं तो हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो एक्यूरेट हमारी उस मंथ में इनकर हो जाती है बुक्स में। यानी कि अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो हमारा जो भी एक्चुअल खर्चा होगा उस महीने का हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ये सब करने के बाद हमारी बारी आएगी रिपोर्टिंग की। तो रिपोर्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, सारे जितने हमारे GL अकाउंट है एक्सपेंस के, जितने हमारे कॉस्ट सेंटर हैं, उन सबको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। सारा डंप निकालने के बाद हम पास्ट मंथ्स, करंट मंथ, ठीक है, को एनालाइज करेंगे। वेरिएंस एनालाइज करते हैं, जिसको वेरिएंस देखेंगे कि कॉस्ट में कितना इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है। उसका रूट कॉज ढूंढने की कोशिश करेंगे हम। अब उसको रूट कॉज हमें कुछ चीज़ें जैसे डे टू डे एक्सपेंस है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सब हमें जनरली पता रहता है क्यों बढ़ रहा है, क्यों घट रहा है। जो चीज़ें हमें नहीं पता चलेगी, जैसे फ्रेट है, प्लांट का इलेक्ट्रिसिटी की और बहुत ज़्यादा हाई आ गया, तो क्या था, क्यों हुआ, तो वो प्लांट मैनेजर बताएगा। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, प्लांट हेड, प्लांट मैनेजर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स एनालाइज करके हम सारे डिपार्टमेंट को अपनी क्वेश्चन रेज करेंगे। अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 5% का डिफरेंस है, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। नहीं तो उससे ज़्यादा डिफरेंस है, अगर वेरिएंस है, तो हम पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे, क्यों आया, क्यों डिफरेंस है, क्या रीज़न है, इतना हाई कॉस्ट कैसे हो गया, लास्ट मंथ इतना ही था। तो इस तरीके से हमें सारा देखना पड़ता है। कई बार क्या होता है, किसी मंथ में इनवॉइस एक ही बार बहुत ज़्यादा अकाउंट हो जाता है, किसी मंथ एक ही बार कम होता है, तो उससे भी वेरिएंस होता है। तो वो सब चीज़ों को हमें समझने का ज़रूरत होता है। ये सब समझने के बाद अगर हमें कुछ रिवर्स करना है, कुछ अगर मान लीजिए अक्रूवल भी डाल दिए, इनवॉइस भी डल गया, कई बार ये भी हमें मिलता है। एक्सपेंस ज़्यादा कैसे हो गया, आपने एक्रूवल भी बुक कर दिया, उस दो AP टीम ने इनवॉइस भी बुक कर दिया, तो डबल डबल खर्चा बुक हो गया एक ही चीज़ का। तो इसलिए आपका कॉस्ट हाई दिखाएगा उससे GL अकाउंट में, है ना, एक्सपेंस का। तो ये सब काम है फ्रेंड्स जो हमारा कंट्रोलरशिप में करना होता है, कॉस्ट को कंट्रोल करना है। इसके साथ फ्रेंड्स जो भी काम अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल या FP&A टीम या आपका प्रोक्योरमेंट टीम, परचेज वाले टीम, ये सब नहीं करेगी। जो उसके आउट ऑफ स्कोप है वो सारा काम कंट्रोलरशिप करता है। ठीक है। तो इसके अलावा फ्रेंड्स हमें GL रिकॉन्सिलेशन, ठीक है, GL का भी रिकॉन्साइल करना पड़ता है, बैलेंस शीट से मैच कराना होता है।
इसके साथ आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा, सारे जितने भी इंटरनल ऑडिट होंगे, स्टैट्यूटरी ऑडिट होगा, टैक्स ऑडिट होगा, सब में आपको हेल्प करना पड़ेगा। सारे ऑडिटर आएंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ भी घटेगा बढ़ेगा, कुछ भी बैलेंस में मिसमैच दिखेगा तो ऑडिटर आप ही से क्वेश्चन करेंगे। तो ये कंट्रोलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका जवाब देना, उसको सपोर्ट करना। कोई भी टीम अगर डेटा नहीं प्रोवाइड कर रहा है, कोई भी एपी टीम, एआर टीम, उसको एपी टीम, एआर टीम को गाइड करना कि भाई इनको डाटा दो, ऑडिटर को हमारे जो रिक्वायरमेंट हो फुलफिल करो। उनसे नहीं हो रहा था, आप खुद उसमें इन्वॉल्व होकर समझेंगे उनकी रिक्वायरमेंट ऑडिटर की, और अपने टीम की क्या दिक्कत है वो सब समस्या का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा आपको जैसे कुछ भी फॉरेन से रिलेटेड जो बड़ी बड़ी डील होगी उसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, खुद कंट्रोल करना पड़ेगा कि उसकी फॉरेन पेमेंट है, जो आपकी सर्विस रिलेटेड है, जो मैनुअल रिक्वेस्ट है, जो प्रोसेस ऑटोमेट नहीं है, वो आपको खुद कंट्रोल में रखना पड़ेगा और खुद से हैंडल करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी कंपनी में प्रोसेस डिफाइन करना मुश्किल होता है, तो वो वाली चीज़ आपको खुद कंट्रोल में करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने कुछ रॉयल्टी की सर्विस है, उसकी पेमेंट करनी है फॉरेन में, तो वो आपको खुद संभालना पड़ेगा। ठीक है। ब्रांड डील है, वो सब चीज़ें आपको खुद ही समझना पड़ेगा। तो कंट्रोलरशिप एक्टिविटी में अगर फाइनली बोला जाए तो मेनली होता है फ्रेंड्स कॉस्ट को कंट्रोल करना। और कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए आपको सारे एरिया में कंट्रोल होना चाहिए। एपी पे कंट्रोल, टैक्स पे कंट्रोल, एआर पे कंट्रोल, एफपीएनए पे कंट्रोल। क्योंकि इनकी अगर बजट बढ़ गए, इनके खर्चे बढ़ गए तो आपका कंट्रोल नहीं माना जाएगा। ठीक है। अनलेस अनटिल जब तक मैनेजमेंट डिसाइड करके उनका बजट नहीं बढ़ा देता। तो जो भी बजट दिया गया है, जो भी अलोकेटेड हुआ है बजट, उस बजट के अकॉर्डिंग सबको काम करना, सब सही से चल रहा नहीं चल रहा, ये सब चीज़ों को समझना। बिजनेस में कोई दिक्कत आ रहा है, बिजनेस किसको बोलते हैं? बिजनेस जो लोग हमें सेल्स ला के देते हैं, मार्केटिंग सेल्स वाले टीम। ठीक है। ये वाले जो टीम है उन सब टीम लोगों को कोई समस्या है, कोई बिजनेस करने में कोई दिक्कत आ रही है, कहीं सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, कहीं कोई डॉक्यूमेंट की कमी पड़ रहा है, कहीं उनको कुछ किसी से ऑथराइजेशन चाहिए, कंपनी में किसी का सिग्नेचर का ज़रूरत है। ठीक है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, किसी को एग्रीमेंट्स रिव्यू करवाना है, तो वो सारा चीज़ में हम हेल्प करते हैं। ठीक है। तो हमारा, और उसके बाद हमारे पास जैसे कुछ भी मैनेजमेंट में काम हो रहा होगा तो हर चीज़ को अप्रूव करता है कॉस्ट कंट्रोलर। कॉस्ट एंड फाइनेंस कंट्रोलर में जो लोग हैं उसमें से जो भी सीनियर पर्सन होंगे वो उसको ऑथराइज करेंगे, साइन करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं भी बहुत सारी चीज़ अप्रूव करता हूँ, जैसे कि डे टू डे एक्सपेंस होते हैं वो अप्रूव करना होता है। प्लस में आपको इनवॉइस वगैरह जो आएंगे वर्क बेंच में आपके डिपार्टमेंट का, वो भी आपको अप्रूव करना पड़ेगा। अगर कोई बिल टू शिप टू क्रिएट हो रहा है तो वो भी अप्रूव करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स बात कुल मिला के ये है कि जो भी एक्टिविटी होगी और जिसमें भी अप्रूवल का रोल है वो आपको अप्रूव करना पड़ेगा दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट का। ठीक है। तो आप अप्रूव करने का मतलब ये नहीं है कि आप अप्रूव कर देंगे ब्लाइंडली, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, आपको गलत सही का पता होना चाहिए कि आप जो करने जा रहे हैं अप्रूव, वो चीज़ सही है गलत है, इसका परिणाम क्या होगा। अगर ये चीज़, अगर कोई एंट्री अप्रूव करनी है, कोई ट्रांजेक्शन अप्रूव करना है, तो वो एंट्री से बिजनेस को क्या इफेक्ट होगा उसकी समझ होनी चाहिए। तो मोटा मोटा तौर पर फ्रेंड्स ये बात मैं बताऊं कि आपको अगर कंट्रोलरशिप या एफपीएनए या इन सब प्रोफाइल में काम करना है तो पहले आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और बाकी सब एरिया का नॉलेज आपको पकड़ में होना चाहिए। तब आप धीरे धीरे करके यहाँ तक आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इसके साथ आपको इंडेस, यूएस गैप, आईएफआरएस इन सब चीज़ों की भी नॉलेज बेसिक लेवल में होनी चाहिए। डिप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन। ठीक है। उसके बाद डेफर्ड रेवेन्यू, प्रीपेड इनकम। फ्रेंड्स एक और चीज़, जितने भी इंश्योरेंस रिलेटेड है वो भी कॉस्ट कंट्रोलर के एरिया में आएगा। किस कंपनी का कौन सा इंश्योरेंस एक्सपायर होगा, कौन सा सर्टिफिकेट है, क्या है, अगर बैंक गारंटी है, ट्रेजरी से रिलेटेड अगर कुछ डिपार्टमेंट का काम आ गया, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट है। ठीक है। फिर उसके बाद आपको टीआरसी, टैक्स रेसिडेंट सर्टिफिकेट है, ये सब कलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सारा कंट्रोल किसको रखना पड़ेगा? आपको खुद रखना पड़ेगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ फ्रेंड्स बार बार कि जो भी प्रोसेस डिफाइन है कंपनी में, वो डिफाइन प्रोसेस के अगर अकॉर्डिंग काम हो रहा है तो वो कोई ना कोई टीम है, एपी या टैक्स। लेकिन अगर उसके अलावा आउट ऑफ स्कोप कुछ काम है तो वो कंट्रोलरशिप करेगी, क्योंकि कंट्रोल उसको खुद करना है। तो इसलिए फ्रेंड्स आप सब लोग से एक ही बात मैं बताऊंगा कि आप लोग को अगर लगता है कि इस वीडियो से थोड़ा हेल्प हो रहा है, समझ आ रहा है, तो आप कमेंट करिए और आपको किस एरिया में मेरा अच्छे से पॉइंट समझ नहीं आया वो बताइए। अगर कोई चीज़ समझ आ रहा है तो कमेंट करके बताइए। अगर कोई और चीज़ आपको समझना है, जानना है फ्रेंड्स, और चाहते हैं कि और अच्छे से उस पर वीडियो बनाऊँ मैं और आपको एक एक टॉपिक के बारे में बताऊँ, तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइए। और लास्ट में एक बात बोलूँगा कि मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा
कंट्रोलरशिप की सैलरी कितनी होती है और मेरा सैलरी कितना है, मैं क्या अर्न करता हूँ, इससे पहले मैं क्या काम करता था, किस कंपनी में था, उसका ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, मैं धीरे-धीरे करके एक-एक चीज़, हर चीज़ आप लोग को मैं दिखा दूँगा, जो आप लोग को मोटिवेट करेगा, गाइड करेगा और आपको करियर में बढ़ने में, आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत है मेरे बोलने में, मेरे बात करने के तरीके में, तो फ्रेंड्स आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।